हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी जीएस एमसीक्यू सीरीज की यह 7वीं वीडियो है। आपको पता होगा कि हर वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें भी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट करना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, उसी के अनुसार आपको अपना इवेल्युएशन भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटेन योजना को स्वीकार किया। यह कथन एक है। कारण है इसका कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। कथन कारण से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो उसका भी हम लोग पहले ही अभ्यास करेंगे। कथन है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वह माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेती है। तो यह बात सही है। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, उसने यह योजना प्रस्तुत की थी। कारण है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। कौन? यानी कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया था। तो यह गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत कहने का मतलब कि आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ उसमें भारत और पाकिस्तान 2 देशों में इसे बांट दिया गया था। तो कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी नहीं मानती थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो। तो इस चीज को करने के लिए कि भारत का विभाजन नहीं हो, गांधी जी ने भी बहुत प्रयास किया। आपको पता होगा कि 31 मार्च 1947 को वह माउंटबेटन से मिलते हैं और इसके लिए वह एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना था कि आप जिन्ना को इनवाइट कीजिए और जिन्ना को ही सरकार बनाने दीजिए, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा बहुत बढ़ सकती थी या सांप्रदायिक हिंसा होने की बहुत ज्यादा संभावना थी, जो कि आगे हुआ भी। तो गांधी जी इसको टालने के लिए चाहते थे कि आप जिन्ना को इनवाइट कर दीजिए, क्योंकि वही इन सभी खुरापातों के पीछे है। लेकिन कांग्रेस जो थी, कांग्रेस और जो उसका वर्किंग कमेटी थी, वह इसको मानने को तैयार नहीं थे कि हम जिन्ना को दे दें। आप इमेजिन कीजिए कि उनको भारत का विभाजन होना मंजूर था, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं चाहा कि जिन्ना को बनने दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने वाले थे, कुछ लोग मंत्री बनने वाले थे। वह किसी और को कैसे दे देते ये चीज? तो इसमें एक रीजन यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने स्वीकार किया सांप्रदायिक दंगों को टालने के लिए। उनको लगता था कि अगर भारत विभाजन हो जाएगा तो शायद ये सांप्रदायिक दंगे नहीं हो, लेकिन बाद में सांप्रदायिक दंगे भी हुए। तो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को कांग्रेस भी नहीं मानती थी और गांधी जी भी नहीं मानते थे। गांधी जी का तो कहना था कि अगर मेरा बस चले तो कांग्रेस को मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, तब देश का विभाजन होगा। हालांकि उस समय कांग्रेस में भी गांधी जी का सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिर्फ कथन सही है, कारण गलत है। तो सी हो जाएगा। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यह भारत के सभी व्यक्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रीवियस वीडियो में ही हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि भारत के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये सिर्फ यानी कि ओनली इंडियन सिटीजन्स को यह फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो इसमें सवाल भी यही वही पूछ रहा है कि भारत में सभी व्यक्तियों को, भारत में सभी व्यक्ति कहने का मतलब जो भारत में लोग निवास करते हैं उनको ये चीज मिलना चाहिए। तो विधि की समक्ष समता यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 14 में है। तो आर्टिकल 14 आता है क्या इसमें? नहीं। यानी कि विधि के समक्ष समता सिर्फ भारत वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो विदेशी भारत में रह रहे हैं उसके लिए भी है। विधि के समक्ष समता क्या होती है? मान लीजिए कि आप आईएएस अधिकारी हैं, तो आपके जो ड्राइवर हैं और आपके लिए, दोनों के लिए भारत में सेम कानून है। आप बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, उद्योगपति हैं, लेकिन आपके घर में कोई पोछा लगाने वाला है तो उसके लिए भी वही कानून है देश में जो आपके लिए है। राष्ट्रपति के लिए भी वही है जो हमारे लिए है, लेकिन राष्ट्रपति को स्पेशल केसेस में कुछ छूट मिलता है। ठीक है। दूसरा है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 15 में है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका कहीं जन्म हुआ, आपका रंग कुछ भी हो सकता है, आपका लिंग कुछ भी हो सकता है, जन्म स्थान कुछ भी हो सकता है, कास्ट कुछ भी हो सकता है। ये सभी चीजों को लेकर के आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सपोज जिस तरीके से एग्जाम में तो खैर अलग वो चीज है जो रिजर्वेशन का है, वो दूसरे आर्टिकल में है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बस में सफर कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ नहीं हो सकता है। किसी रेस्टोरेंट में हमको खाना खाना है
कोई दूसरे कास्ट का है, कोई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो उससे कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार इसमें है, तो 15 आता है इसमें, तो यह सही हो जाएगा। यह सिर्फ इंडियन के लिए है, यह विदेशियों के लिए नहीं है। हो सकता है कि विदेशियों को मना हो कहीं जाने के लिए किसी खास स्थान पे, लेकिन भारत के लोगों को मना नहीं हो, तो ये समझिए। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, तो यह किस आर्टिकल में होगा? आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 में, कल ही हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में 7 उसमें उपवर्ग थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। पहला में क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र रूप से प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में आती है, लेकिन बातचीत करने के लिए यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1) में। दूसरे में क्या है? आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, तो स्वतंत्र रूप से आप भाषण भी कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या है? तो आप संघ बना सकते हैं। और चौथे में क्या है कि स्वतंत्र रूप से आप भ्रमण करने जा सकते हैं, यानी कि 19 के डी में है ये। 19 के ए बी सी डी ई एफ जी थे। एफ जो था संपत्ति का अधिकार था, 19F को हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? तो 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में, हमने पहले भी आपको बताया है। तो यह भी सही हो जाएगा कि यह सिर्फ भारतीयों को यह अधिकार है। 19D के तहत जो है, यह 19 में जो भी है, ए से लेकर के कहां तक हो जाएगा? जी तक। तो जो देश में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, यह सिर्फ भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है। हो सकता है विदेशियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया हो बहुत जगहों पे। चुनाव में लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो यह भी सिर्फ भारतीयों को ही है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपको, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपसे यह एग्जाम में पूछ ले कि क्या चुनाव लड़ने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो नहीं, यह गलत है। मौलिक अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, ठीक है, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार जरूर है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसमें सही कौन सा नहीं होगा? तो सही सिर्फ एक नहीं होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। विधि के समक्ष क्षमता सबके लिए है, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो यह क्वेश्चन भी हम आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किसके बाद कौन सा आता है। तो क्षोभ मंडल है, मौसम संबंधी घटनाएं, आपको पता है कि बिल्कुल सही है। वर्तमान जो हम लोग देखते हैं, जैसे बारिश होना, बादल बनना, धूल कण, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, जो आ जाए, सब इसी में होता है। समताप मंडल में है ओजोन परत, आपको भी पता होना चाहिए कि यह मेनली 15 किलोमीटर तक है, बहुत जगहों पर 12 किलोमीटर पे दिया रहता है। उसके बाद समताप मंडल है, कहां तक है? तो 15 से 50 किलोमीटर है। इसी में आपको ओजोन परत है एक ऊंचाई के बाद, ठीक है, तो यह भी सही है। इसी में आपको एरोप्लेन वगैरह ये सब उड़ा करते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल जो है पृथ्वी की सतह की ओर प्रवर्तित रेडियो तरंगे, यानी कि आयन मंडल से ही परावर्तित होती हैं जो रेडियो तरंगे हैं, टीवी वगैरह के लिए है, ठीक है। मध्य मंडल जो है, इसमें ध्रुव ज्योति, तो यह गलत हो जाता है। ध्रुव ज्योति जो है, यह भी आपको आयन मंडल में ही होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 किस में है? सी में है। इसमें देख लीजिए एक बार, सबसे नीचे कौन सा है? तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। यहाँ पे मिनिमम 8 किलोमीटर दिखा रहा है और मैक्सिमम 15 किलोमीटर दिखा रहा है। क्षोभ मंडल में ये सब एवरेस्ट शिखर, बारिश वारिश जो चीजें दिखा रही हैं। समताप मंडल कहां से? 15 से 50 है, जिसमें आपको ओजोन मंडल है, ठीक है, इसी में उल्का पिंड वगैरह दिखा रहा है। उसके बाद मध्य मंडल है, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर है। उसके बाद 80 से 640 किलोमीटर में आयन मंडल हो गया, जिसमें रेडियो तरंगे ये सब परावर्तित होती हैं। जो प्रीवियस डिस्कशन था उसमें हमने ये करके आपको दिखाया था। समताप मंडल में देखिए ओजोन लेयर है, यानी कि ओजोन मंडल किसमें है? तो ओजोन मंडल समताप मंडल में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं हो आपको अलर्ट हो जाना है, थोड़ा ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन हमने इसलिए दिया क्योंकि आपको पता है कि जो सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है, लेकिन आपको पता है कि सफेद दूध, आपको लगेगा कि यह कलर की बात हो रही है क्या? अनाज हरा, यह भी लग रहा है कि कलर की बात है। नीला, मुर्गी पालन, आपको लगेगा नीला कौन सा मुर्गी होता है? तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, वर्ड के साथ एग्जामिनर खेल रहा है। होता क्या है कि दूध जो है वो एक तरीके से श्वेत क्रांति में आता है, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन दूध को कहते हैं। तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा, सही है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में आपको आता है हमारे अनाज उत्पादन के लिए, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो वह भी सही है।
व्हाइट रिवॉल्यूशन हो जाएगा आपको, मिल्क से रिलेटेड, वह भी सही है। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन उद्यान से रिलेटेड है, यानी कि फल ये सब से रिलेटेड है, हम उसका उत्पादन करेंगे। लेकिन नीली, यहाँ पर नीली जो क्रांति है आपको पता है कि वो मुर्गी पालन से नहीं है। नीली क्रांति किससे है? तो नीली क्रांति आपको जुड़ा हुआ है किससे? मत्स्य पालन से। इस बार आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक एक को हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन कुछ और है, अगर गोल्डन फाइबर वो पूछे तो वह जूट से रिलेटेड है, तो ये सिल्वर फाइबर ये अलग है और सिल्वर रिवॉल्यूशन अलग है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं, यानी कि आपसे पूछे कि भारत में जो बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान लगाता है तो वह कौन करता है? तो उस समय जो योजना आयोग था, योजना आयोग के अंतर्गत ही एक आयोग बनाया गया था जो इसका देखरेख करता था। अभी तो योजना आयोग खत्म हो चुका है और नीति आयोग हमारे पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का काम है भारत में बेरोजगारी और गरीबी से रिलेटेड जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है और उसको जारी करता है, ठीक है। और अगर आपसे यह पूछ ले कि गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान कैसे लगाता है, तो यह हमारे उपभोग से रिलेटेड है कि हम खाने पे कितना खर्च करते हैं या अपने एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च करते हैं, उससे डिसाइड करता है एनएसएसओ की। हाँ, तो ये नहीं होगा, उपभोग व्यय के सर्वे पर होगा, यानी कि सी हो जाएगा आंसर, बी नहीं होगा, सी होगा। एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से हम अभी गलती कर रहे हैं कि बी मार रहे हैं बिना पूरा पढ़े हुए, आपने एनएसएसओ देखा और मार दिया, तो उसी तरीके से आपको देख लेना है कि उपभोग है, आय से रिलेटेड नहीं है, यह उपभोग पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बिल्कुल सही है, आप गए भी होंगे शायद मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जो कि अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, यह दौलताबाद में है, यह भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में है, यह भी सही है। लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया यह मुल्तान में नहीं है। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान, तो यह मुल्तान में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया का दरगाह है। आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत मानता था इनको, शेख निजामुद्दीन औलिया को। यह दरगाह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यह सुमेलित नहीं है। इसमें से एग्जाम में पूछता है, इसलिए यह क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह तो बिल्कुल सही है। आप बहुत बार देखे होंगे कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्री ही शपथ दिलाते हैं। दूसरा है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का अलग से इलेक्शन नहीं होता है। जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, विधानसभा के मेंबर के रूप में लोग चुने जाते हैं, या कहीं विधान परिषद है तो उसके मेंबर के रूप में लोग चुने गए और उसी में से लोग डिसाइड करते हैं, सर्वसम्मति से कहिए या जिस तरीके से कहिए कि हमारा इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। वो अलग बात है कि पार्टियां मुख्यमंत्री के लीडर पहले ही घोषित कर देती हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया प्रधानमंत्री के लिए, और एमएलए हो गया आपको विधानसभा के लिए, उसमें से फिर हम मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। बहुत अलग तरीके का ये सेंटेंस नहीं होगा, समस्त कृत, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि राज्यपाल अपना सारा डिसीजन मुख्यमंत्री के सलाह पर करे। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के सलाह पर बहुत सारे कार्य वो करते हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड होते हैं, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड होते हैं। लेकिन बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो राज्यपाल खुद लेता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगाना है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, तो उसमें राज्यपाल खुद अपना डिसीजन लेंगे कि यहाँ संवैधानिक रूप से कार्य हो रहा है कि नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल को क्या लेना देना, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, मुख्यमंत्री जो उनको रिपोर्ट देते हैं कि इनको ये मंत्रालय मिलना है, उसके हिसाब से वह उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है
पाक खाड़ी किनके बीच है? तो ये अच्छा सवाल है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पाक स्ट्रेट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के, लक्षद्वीप और मालदीव समूह के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। तो आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यह पाक स्ट्रेट आता है, यानी कि पाक की खाड़ी आता है। और जो जोड़ता किसको है? तो मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप मैप में देख सकते हैं, यह रहा इंडिया। और सवाल यह भी पूछ सकता है आपसे आगे कि जो पाक स्ट्रेट है या पाक वे जिसको बोलते हैं, पाक जल संधि है, वह भारत के किस राज्य को जोड़ता है श्रीलंका से? तो अगर ये ऐसे सवाल पूछ ले तो तमिलनाडु को जोड़ता है, तमिलनाडु को जोड़ता है श्रीलंका से। ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार और ये होगा आपका बे ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है कि स्वर्णकारों, स्वर्णकार यानी कि जो आभूषण बनाते हैं, सोने का आभूषण बनाते हैं, द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है? तो इसको अम्लराज भी कहते हैं। यह सोना और प्लेटिनम जैसे नोबल धातु को भी गला देता है, जिसके बाद जो स्वर्णकार होते हैं वो आराम से उसको ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो आपको पता होगा कि HNO3 और HCl को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर एक्वारेजिया या अम्लराज प्राप्त होता है। तो HNO3 किसको बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल को। और HCl किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो पता होगा आपको कि लोथल में प्राचीन गोधी क्षेत्र प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश, यह भी सही है। पता होगा कि सारनाथ में जो बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? आप कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि 4 चीजें हैं जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने गृह त्याग किया तब उसको क्या कहा गया, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब क्या कहा गया, जब वो प्रथम उपदेश देते हैं और जब उनका निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, या जब वो अपना शरीर त्याग कर देते हैं। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, राजगीर नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष है वह भी आपको कहाँ है? तो वह भी आपको सारनाथ में ही है। और अगर पूछ ले कि भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में उन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, तो यह भी सही है। आपको यह भी पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह कुमार गुप्त ने किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3 को छोड़ करके, यानी कि 1, 2 एंड 4। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।